हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ नए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। पहले जो हमने प्रैक्टिस सीरीज आपके लिए तैयार किए थे उनमें आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा और आपने उनसे बहुत कुछ सीखा होगा। तो आज हम कुछ और क्वेश्चंस को आपके सामने डिस्कस करेंगे जिनमें बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी है ताकि आपको बहुत ज्यादा जानकारी हासिल हो जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ऑर्डिनरी रबर जो होता है ये हमारे पास इंसुलेटर होता है, ये तो हमें पता है। देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि ऑर्डिनरी रबर जो हमारे पास होता है वो इंसुलेटर होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारे पास स्पेशल रबर जो होता है टायर में, जो एयरक्राफ्ट के टायर होते हैं उसमें स्पेशल टाइप ऑफ रबर लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? ये हमारे पास स्लाइटली कंडक्टिंग होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है ये स्लाइटली कंडक्टिंग होते हैं? ये चीज आपको यहां पे डिस्कस करना है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि ये स्लाइटली कंडक्टिंग होते हैं। देखो बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन इसके पीछे भी एक राज है। देखिए बेटा, आपको पता है कि जब हमारे पास एयरक्राफ्ट जो होता है वो एयरक्राफ्ट लैंडिंग करता है, या तो वो लैंडिंग करेगा या तो टेक ऑफ होगा। टेक ऑफ होगा, इस दौरान लैंडिंग के दौरान, टेक ऑफ के दौरान उसके जो टायर्स होते हैं, जो हमारे पास टायर्स होते हैं एयरक्राफ्ट के, वो क्या होते हैं, उनको फ्रिक्शन हो जाता है। किसके साथ बेटा फ्रिक्शन हो जाता है? ग्राउंड के साथ फ्रिक्शन हो जाता है। अगर ग्राउंड के साथ उनको फ्रिक्शन हो गया तो मुझे बताइए क्या चार्ज डेवलप होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली चार्ज डेवलप होगा। अब यहां पे चार्ज डेवलप हो गया, कहां पे डेवलप होगा? अब ये टायर्स के सरफेस पे डेवलप होगा। जब ये चार्ज हमारे पास टायर के सरफेस पे डेवलप हो गया तो अगर ये इंसुलेटिंग पूरे तरीके से रहेगा तो चार्ज जो है वो सरफेस पे ही रहेगा। लेकिन अगर हमने इस टायर को थोड़ा सा स्लाइटली कंडक्टिंग बना दिया तो फिर ये चार्जेस जो हैं ये मूव हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये ग्राउंड में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं? ग्राउंड में चले जाते हैं, क्योंकि इनको तो रास्ता मिल जाता है ना। आपको बात समझ आई होगी, बहुत ही इजी बात है, ये उतना टफ नहीं है कंसेप्ट। लेकिन आपको याद रखना है कि हमने इसको कंडक्टिंग क्यों बना दिया, और अगर हम इसको इंसुलेटिंग ही रखेंगे तो फिर क्या हो सकता है? तो चार्जेस जो होंगे वो सरफेस पे ही रहेंगे अगर हमारे पास इंसुलेटिंग होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा स्लाइटली कंडक्टिंग होगा तो वो कहां चले जाएंगे? ग्राउंड में चले जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है टायर जो है उसको ग्राउंड के साथ फ्रिक्शन हो जाता है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। चलिए और एक कॉन्सेप्ट लेते हैं। हमारे पास दिया गया है ऑटोमोबाइल इग्निशन फेलियर ऑकर्स इन डैम्प वेदर, एक्सप्लेन व्हाई। ऐसा क्यों होता है कि ऑटोमोबाइल जो इंजन होता है वो हमारे को काम करने से रुक जाता है? क्यों होता है ऐसा कि जब हमारे पास ह्यूमिड क्लाइमेट होता है ऐसा क्यों होता है? देखो इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। देखो जो हमारे पास इंसुलेटिंग, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इंसुलेटिंग पोर्सलिन होते हैं, पोर्सलिन जो, और पोर्सलिन हमारे पास ऑफ द स्पार्क प्लग्स, जो स्पार्क प्लग्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इंसुलेटिंग पोर्सलिन ऑफ द स्पार्क प्लग्स जो होते हैं उनमें क्या हो जाता है? अब आप बोलोगे सर ये पोर्सलिन प्लग्स क्या होते हैं? देखो बेटा, आपने देखा होगा इंसुलेटिंग पोर्सलिन का मतलब होता है, मैं बताऊंगा। आपने देखा होगा जो हमारे पास वायर पोल होता है ना, गांव गांव में होता है, उसके ऊपर वायर लगाई जाती है। लेकिन आपने देखा होगा जब हम यहां पे इस पे वायर लगा देते हैं, यहां से एक वायर आती है, यहां से दूसरी वायर आती है, लेकिन इनके दरमियान एक इंसुलेटर लगाया जाता है। वो जो इंसुलेटर होता है वो आपने देखा होगा, वो चाइनीज कप भी आते हैं ना, उसी मटेरियल का बना हुआ होता है, वो इंसुलेटर होता है, उसी को बोला जाता है पोर्सलिन। तो ये इंसुलेटिंग पोर्सलिन ऑफ स्पार्क प्लग्स जो होते हैं इन पे एक्यूमुलेट हो जाता है। याद रखना, एक्यूमुलेट हो जाता है। क्या हो जाता है एक्यूमुलेट? हमारे पास ए फिल्म ऑफ डर्ट, फिल्म ऑफ डर्ट, गंदगी का एक लेयर इसके ऊपर चढ़ जाता है। उसके बाद आप ये सरफेस जो हमारे पास होता है ना डर्ट का, सरफेस ऑफ डर्ट जो होता है वो हमारे पास होता है हाइग्रोस्कोपिक। क्या होता है बेटा? हाइग्रोस्कोपिक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। हाइग्रोस्कोपिक बोलते हैं जिसमें ये एबिलिटी हो कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे, ठीक है। अब ये हाइग्रोस्कोपिक लेयर जो होती है ना, सरफेस ऑफ द डर्ट जो होता है, ये हाइग्रोस्कोपिक होता है। अब ये मॉइस्चर को क्या करता है? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। अब ये मॉइस्चर को क्या कर लेता है? इस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम एयर। अब एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद आप मुझे बताइए, ये जो हमारे पास इंसुलेटिंग पोर्सलिन होता है, ये जो इंसुलेटिंग पोर्सलिन होता है, पोर्सलिन होता है, ये क्या हो जाता है? और प्लग्स जो होते हैं बिकमस, ये बन जाते हैं, याद रखना, क्यूजी कंडक्टर। क्यूजी कंडक्टर यानी ये पूरे तरीके से कंडक्टर तो नहीं बनेंगे लेकिन क्यूजी कंडक्टर बन जाते हैं, यानी इनमें एक कैपेबिलिटी होती है कंडक्ट करने की। अब आप समझे बात को। इससे क्या हो जाता है? इससे हो जाता है जो एप्रिशिएबल पोर्शन होता है, एप्रिशिएबल
पोर्शन ऑफ स्पार्क जो होता है, पोर्शन ऑफ स्पार्क जो होता है ना, वो लीक हो जाता है, वो लीक हो जाता है। टू लीक, कहां से लीक हो जाता है? अक्रॉस द सरफेस ऑफ द प्लग, सरफेस ऑफ द प्लग, वो सरफेस ऑफ द प्लग से लीक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इंजन जो है ये स्टार्ट होने से रुक जाता है। इंस्टीड ऑफ, किसके बजाय, किसके बजाय, ये स्पार्क कहां उठनी चाहिए थी? इंस्टीड ऑफ डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग अक्रॉस द गैप, ये गैप से निकलनी चाहिए। अब आप समझिए, जो पॉइंट्स मैंने यहां पर आपको बताए कि पहला पॉइंट मैंने बताया कि इंसुलेटिंग पोर्सिलीन जो होता है वो स्पार्क प्लग जो हमारे पास होते हैं उसके ऊपर एक्यूमुलेट हो जाता है एक फिल्म ऑफ डर्ट। उसके बाद ये जो सरफेस ऑफ डर्ट होता है ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी जिसमें एबिलिटी होती है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की। उसके बाद ये इंसुलेटिंग पोर्सिलीन प्लग्स जो होते हैं ये बिकम्स या बन जाते हैं क्यूजी कंडक्टर, यानी ये क्यूजी कंडक्टर बन जाते हैं, जिसके जरिए एप्रिशिएबल पोर्शन जो स्पार्क का होता है वो लीक हो जाता है अक्रॉस द सरफेस। उसके बाद सरफेस की, प्लग का सरफेस है उसके वहां से निकल जाता है। इंस्टेड ऑफ डिस्चार्जिंग अक्रॉस द गैप, उसको गैप से निकलना चाहिए था, बट वो स्पार्क जो है सरफेस से निकल जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो ऑटोमोबाइल इंजन होते हैं ये फेलियर कर जाते हैं। ऑकर इन डम्प वेदर, एक्सप्लेन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि इंसुलेटिंग पोर्सिलीन किसको बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। चलिए, अब यहां पे बताया गया है कैन ए चार्जड बॉडी अट्रैक्ट अनदर अनचार्जड बॉडी, एक्सप्लेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कोई चार्जड बॉडी किसी अनचार्जड बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है? हाँ, क्यों नहीं कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। देखिए बेटा कैसे। अब इसके पीछे भी एक अच्छी कहानी है। अगर हमारे पास एक चार्जड बॉडी है, चलिए ये पॉजिटिवली चार्जड बॉडी है, मान लीजिए ये पॉजिटिवली चार्जड बॉडी है। अब इसके सामने हमने एक अनचार्जड बॉडी को लाया। अब डेफिनेटली ये पॉजिटिवली चार्जड बॉडी जो है इस अनचार्जड बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उसको सरफेस पे लाएगा। चलिए सारे इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आ गए और पॉजिटिव चार्जेस को दूसरे सरफेस पे धकेल देगा। बिल्कुल सही बात है। अब मुझे बताइए यहां पे कौन सी प्रोसेस होगी? यहां पे होगी जिसको हम लोग इंडक्शन कहते हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी को अट्रैक्ट करेगी। तो सीधी सी बात है, बहुत ही सिंपल बात है, इसके पीछे उतनी बड़ी कहानी है ही नहीं। तो इंडक्शन एक प्रोसेस है जिसके जरिए क्या हो जाता है बेटा, ये जो चार्जेड बॉडी है ये हमारे पास इस अनचार्जेड बॉडी को अट्रैक्ट करती है। इसका मतलब है कि ये जो चार्जेड बॉडी होती है, चार्जेड बॉडी अट्रैक्ट्स अनचार्जेड बॉडी, ये भी सही है, अनचार्जेड बॉडी इसको ये अट्रैक्ट करता है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी कि इसके पीछे कौन सा रीजन है। रीजन है इंडक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे पॉइंट आ रहा है ए एंड बी हैव आइडेंटिकल। देखिए अब यहां पे ए और बी जो हमारे पास है हैव आइडेंटिकल साइज एंड सेम मास, सेम साइज है, सेम मास है। ए बिकम्स, अगर हमारे पास ए बॉडी है, ये ए बॉडी जो है इस पे डेवलप हो रहा है ए प्लस प्लस, और जो हमारे पास दूसरी बॉडी है उस पे डेवलप हो रहा है बी माइनस माइनस, ये दूसरी बॉडी है। अब ये बता रहा है विल ए प्लस प्लस एंड बी नेगेटिव नेगेटिव स्टिल हैव द सेम मास? नो, ऐसा नहीं होता है। देखिए बेटा, अगर आपने देखा कि बी नेगेटिव नेगेटिव जो आपने देखा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब हो गए हैं? इलेक्ट्रॉन्स और एब्जॉर्ब्ड इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर आपके पास ए प्लस प्लस है तो इसका मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है? लूज किया है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ने लूज किए हैं। अब आप बताइए किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है? इस वाले में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, तो बी नेगेटिव नेगेटिव का मास जो होगा वो होगा ज्यादा एज कंपेयर टू ए प्लस प्लस, इसका मास। बहुत ही सिंपल, ये इसका आंसर था। इसके पीछे जो कहानी है वो बहुत ही सिंपल है। चलिए आई होप आपको ये बात भी समझ आई होगी। चलिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको ये वीडियो शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। उससे क्या होता है, उससे हमारे को मोटिवेशन मिलता है, जिसके जरिए हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने लाने की कोशिश करते रहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैन टू बॉल्स हैविंग सेम काइंड ऑफ चार्ज ऑन देम अट्रैक्ट ईच अदर? एक्सप्लेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बता रहा है कि अगर हमारे पास 2 बॉल्स है, लेकिन इन 2 बॉल्स पे हमारे पास चार्ज जो है सेम चार्जेस है, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस हमारे पास है। चलिए मानते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है। क्या ये कभी अट्रैक्ट कर सकते हैं? ऐसे तो हमने देखा है कि अट्रैक्ट करेंगे ही नहीं। लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं। अब देखिए कंडीशन एक आती है, लाइक चार्जेस जो होती हैं वो हमारे पास लाइक चार्जेस रिपेल करती हैं। आमतौर पे तो यही बात है, लेकिन एक कंडीशन है। अगर मान लीजिए इस बॉडी में, ये ए बॉडी जो है इसमें बहुत ज्यादा चार्ज होगा, पॉजिटिव बहुत ज्यादा चार्ज होगा, लेकिन इसमें उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, तो फिर इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसके सरफेस पे डेवलप होंगे, यानी वो इसके नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ खींचेगा। तो मुझे बताइए अब ये डोमिनेंट करेगा कि ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव बॉडी को
नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ खींचेगा और ये भी नेगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव बॉडी को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से यहां पे अट्रैक्शन होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। हालांकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव बॉडी थी, लेकिन फिर भी ये अट्रैक्ट हुई। क्यों? क्योंकि यहां पे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिवली चार्जड है। उसने इस बॉडी में जिसमें पॉजिटिव चार्ज कम था उसके नेगेटिव चार्जेस को सरफेस पे लाया, जिसकी वजह से इंडक्शन यहां पे हुआ, एक इंड्यूस्ड कंडीशन हो गई, यानी इंडक्शन जो है वो प्रोसेस यहां डोमिनेंट हो गई। ये बात एक्चुअली आपको याद रखनी है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी कि यहां पे इंडक्शन जो है वो ज्यादा रोल निभा रहा है एज कंपेयर टू द अपोजिशन, जब हमें रिपेल कर रहे थे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी, बहुत ही मजा आया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए, कैन एवर द होल एक्सेस चार्ज ऑफ ए बॉडी बी ट्रांसपोर्ट टू द अदर? इफ यस, हाउ? एंड इफ नॉट, व्हाई? आपको बताना है क्या कभी किसी भी होल चार्ज जो होगा बॉडी का, क्या वो सारा चार्ज दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर होगा? सारा चार्ज ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? जैसे आमतौर पे देखिए, एक चार्ज जो है कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा दूसरे बॉडी पे, ठीक है, कोई बात नहीं, इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, वो दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, कोई बात नहीं है। लेकिन बोल रहा है होल एक्सेस चार्ज ऑफ द बॉडी जो होगा, क्या वो ट्रांसफर होगा टू द अदर? अगर होगा तो कैसे होगा, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, और इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जो हमारे पास सपोज मैं आपको बताऊंगा, हमारे पास एक बॉडी जो है वो हमारे पास पी बॉडी है, ठीक है। अब ये पी बॉडी जो है, इस बॉडी में एक और बॉडी छुपी हुई है, वो हमारे पास है क्यू बॉडी, ठीक है, और ये दोनों कनेक्टेड है। अब इस क्यू बॉडी का चार्ज जो होगा ना, वो सारा ट्रांसफर होगा इस बॉडी के सरफेस पे, क्योंकि आपको पता है कि बॉडी के सरफेस पे चार्ज रहता है, ना कि इनसाइड रहता है। ये जो चार्ज होगा ये सारे इस क्यू बॉडी, लेकिन एक पॉइंट तो यहां पे याद रखना है कि जो हमारे पास क्यू बॉडी अंदर वाली बॉडी है उसको कनेक्शन होना चाहिए किसके साथ? बाहर वाली बॉडी के साथ। तो ये सही बात है, इसमें कोई भी बात गलत नहीं है कि सारा जो चार्ज होगा क्यू बॉडी का, एक्सेस चार्ज जो होगा, होल एक्सेस चार्ज जो होगा, वो ट्रांसफर होगा कहां पे? पी बॉडी के सरफेस पे। लेकिन याद रखना है कि अगर ये हमारे पास एनक्लोज्ड होगी, यानी क्यू बॉडी जो है, क्यू बॉडी इज एनक्लोज्ड बाय पी, यानी वो पी के जरिए एनक्लोज्ड होगी। बात समझ आ रही है? तो देखिए, अगर आपको यहां तक ये समझ आया होगा तो अच्छी बात है। देखिए, हम लोग यहां पे आपको फिर से इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हम बता रहे हैं कि अगर आपके पास एक बॉडी है, ये बॉडी एनक्लोज्ड है दूसरे बॉडी के जरिए, इस बॉडी पे कुछ एक्सेस चार्जेस है, होल एक्सेस चार्ज, वो जो है वो अगर मैं आपको बताऊं कि ये हमारे पास कनेक्टेड है बाहर वाली बॉडी के साथ, ये सारा जो एक्सेस चार्ज है ये सारा इस सरफेस पे चढ़ेगा, क्योंकि चार्ज जो है वो सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाता है। किस पे हो जाता है? एक्यूमुलेट हो जाता है सरफेस पे। ये बात आपको समझ आई होगी, बहुत ही आसान बात है। आपको सिर्फ याद रखना है कि कनेक्शन होना चाहिए दो बॉडी के दरमियान, और ये दो, एक बॉडी हमारे पास है वो दूसरे बॉडी के अंदर होनी चाहिए, तब जाके पॉसिबल है। ये क्वेश्चन ऑल इंडिया में 2011 में आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये पॉसिबल है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। चलते हैं आगे। अब देखिए क्या बात है, यहां पे है ए कॉपर स्लैब ऑफ मास 2 ग्राम। अगर कॉपर स्लैब हमारे पास है, उसका जो हमारे पास मास है वो 2 ग्राम है, ठीक है। कंटेनिंग, इसमें कितना हमारे पास एटम्स है? वो हमारे पास है 2 × 10⁻22। तो इसमें द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ ईच एटम में हमारे पास 29 इलेक्ट्रॉन्स है ईच एटम के न्यूक्लियस में। अच्छा, व्हाट, ये चार्ज की बात हो रही है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द सुकियर टू गिव इट ए चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम, यानी +2 माइक्रोकूलम कब हमारे को ये दे देगा, और उस वक्त कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए होंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, आपको याद रखना है पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्लैब में कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए स्लैब में कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो समझो बात को, हमारे पास टोटल जो है, टोटल इतने एटम्स हैं, 2 × 10⁻22 इतने हमारे पास एटम्स हैं। लेकिन एक एटम में हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसमें कितना चार्ज फंसा हुआ है? 29 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो इतने हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस स्लैब में। तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव, कितने रिमूव हो जाएंगे? देखो आपको मैंने बोला था अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन कंसेप्ट Q = Ne, तो N जो हमारे पास है वो है Q/E।
तो बताइए क्यों हमारे पास क्या चार्ज इस पे चढ़ना चाहिए, वो चढ़ना चाहिए 2 माइक्रोकूलम, तो 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है 1.6 × 10⁻⁹। अब ये किसके बराबर आ जाएगा, दिस विल बिकम 2 डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻⁶ × 10⁻⁹। बहुत ही सिंपल बात है। अब देखिए यहां पे क्या बनेगा, 2 डिवाइड बाय 1.6 × 10⁻⁹ में 6 निकालो तो कितने रहेंगे, 13 रहेंगे। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल हमारे पास वैल्यू जो होगा 1.25 × 10⁻13। दीज आर एक्चुअली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिमूव्ड। तो फ्रैक्शन किसके बराबर होगा, देखो फ्रैक्शन जो होगा ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड है, तो ये 1.25 × 10⁻13 ले लेंगे, और टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, वो है 29 × 2 × 10⁻22। तो ये जो हमारे पास वैल्यू है इसमें 1.25 डिवाइडेड बाय 2 9 18 बन जाएगा, 2 2 4 5 बन जाएगा। उसके बाद यहां पे इंटू 10⁻13 इंटू 10⁻11। अब आप बोलेंगे -11 कैसे आया, क्योंकि मैंने इससे पहले भी आपको बताया है ये हमारे पास -8 है। अब यहां पे 10⁻2 मल्टीपल कर दो, 10⁻2 मल्टीपल कर दो तो 10⁻11 आ जाएगा। उसके बाद या सिंपली आप इसको डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद हमारे पास कोई वैल्यू आ जाएगा, उसके बाद इसको हमारे पास वैल्यू निकल जाएगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा, बहुत ही इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये था हमारे पास फ्रैक्शन। अब हमारे पास क्वेश्चन जो है, व्हाई डज ए चार्जड गिलास रॉड अट्रैक्ट ए पीस ऑफ पेपर। आप मुझे बताइए कि एक गिलास रॉड जो है, चार्जड गिलास रॉड, ये अट्रैक्ट क्यों कर रहा है पीस ऑफ पेपर को। तो बहुत ही सिंपल बात है, देखो एक इंटरेस्टिंग कहानी इसके पीछे भी है। एक गिलास रॉड हम ले लेंगे, सपोज मैंने गिलास रॉड ले लिया पॉजिटिवली चार्जड, ठीक है। इसके पीछे यहां पे मैंने कुछ पीस रखा जो कागज का पीस है, कोई भी है। इसमें मुझे बताइए कि हमारे पास नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ खींचेगा, इस तरीके से खींचेगा, तो यहां पे पॉजिटिव चार्जेस दूर चले जाएंगे। इसका मतलब है यहां पे एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा इसकी तरफ, इसको हम अट्रैक्टिव फोर्स कहेंगे, और इनके जरिए क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो अब आपको बात समझ आई होगी कि ये गिलास रॉड है, गिलास रॉड है, और ये हमारे पास पेपर पीस है, दिस इज पेपर। तो इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों ऐसा होता है, तो इंडक्शन प्रोसेस है, और कोई प्रोसेस नहीं है। आई होप समझ आया होगा, बहुत ही अच्छी बात है, ये आपको समझ आया होगा। यहां रिपल्शन होता है, अट्रैक्शन होता है। तो यहां पे इंपॉर्टेंट बात है कि इन फिलिंग ए गैसोलीन टैंक ऑफ एन एरोप्लेन, द मेटल नोजल ऑफ whose from the gasoline truck is always carefully connected to the metal of the aeroplane by a wire before the nozzle is inserted in the tank. Explain why. तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब यहां पे जब एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन आपने देखा होगा, जो एरोप्लेन हमारे पास है, इस एरोप्लेन में अगर मान लीजिए हमारे पास गैसोलीन ट्रक जो होता है, वो ट्रक क्या काम करता है, इस तरीके से वो इसमें ईंधन भर लेता है, फ्यूल भर लेता है। लेकिन जब वो फ्यूल भर लेता है, उसका जो हुज होता है, पाइप का हुज जो होता है ये वाला, इसको हम क्या करते हैं, मेटल हुज फ्रॉम द गैसोलीन ट्रक इज ऑलवेज केयरफुली कनेक्टेड, बड़े होशियारी से इसको कनेक्ट किया जाता है टू द मेटल, केयरफुली कनेक्टेड टू द मेटल ऑफ द एरोप्लेन, यानी एक मेटल के साथ इसको कनेक्ट किया जाता है बाय वायर, किसके जरिए, एक वायर के जरिए। बिफोर द नोजल इज इंसर्टेड, यानी उससे पहले कनेक्ट किया जाता है इसके मेटल सरफेस के साथ, उसके बाद उस नोजल को इंसर्ट किया जाता है टैंक में। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जो हमारे पास ट्रक या एयरप्लेन होता है, आपने देखा होगा कि ये जो होते हैं चार्जर होते हैं, बिल्कुल चार्जर होंगे। जब ये मूव होते हैं या एयर फ्रिक्शन होता है, ग्राउंड के साथ फ्रिक्शन होता है, इसके जरिए इसको चार्ज डेवलप होता है। जब ये चार्ज डेवलप होगा, जब हम लोग इसको मेटल सरफेस के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब देखिए इसके टायर्स भी देखिए, ये जो टायर्स होते हैं ये भी मान लीजिए इंसुलेटर के बने हुए होते हैं, तो ये क्या होता है, ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट होते हैं, कोई भी यहां पे कनेक्शन नहीं होता है, तो सरफेस पे डेवलप होंगे चार्ज, बिल्कुल सही बात है। और ऊपर से जो हमारे पास यहाँ पे रैंप्स होते हैं, वो भी मान लीजिए यहाँ पे जिस सरफेस पे ये जिसे रनवे कहते हैं, उस पे क्या होता है बेटा, उस पे भी हमारे पास कोई भी ग्राउंड कनेक्शन नहीं रहता है, यानी अर्थ के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रहता है। उससे क्या होता है बेटा, सरफेस पे चार्ज डेवलप हो जाता है। जब वो सरफेस पे चार्ज डेवलप होगा तो हो सकता है यहां पे एक स्पार्क उठे, स्पार्क जो है ये जंप करे, में जंप होगा। अगर स्पार्क ने जंप किया तो इसके जरिए ये जो फ्यूल होगा, ये फ्यूल जल सकता है, जिसके जरिए बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए क्या करते हैं, इस हुज को इंसर्ट करने से पहले इसको मेटल सरफेस के साथ, एयरप्लेन के मेटल सरफेस के साथ कनेक्ट किया जाता है। जब इसको कनेक्ट किया जाता है तो चार्ज अगर इस पे होगा भी, वो बिल्कुल सरफेस पे चला जाएगा। वो मान लीजिए इस स्पार्क को बैलेंस करेगा ना, इस चार्ज को बैलेंस करेगा, ताकि वो जो बैलेंस चार्ज हो जाएगा उसके जरिए स्पार्क ना उठे। देखो अगर कहीं पे भी अनबैलेंस्ड चार्ज होगा, क्या होगा, अनबैलेंस्ड चार्ज होगा,
तो वो वहां पे स्पार्क उठने का खतरा होता है। अगर ये बैलेंस हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया, तो फिर स्पार्क उठने का कोई चांस नहीं होता है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी कि इसके पीछे कौन सा रीजन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि इसका चार्ज जो होगा और इसका चार्ज जो होगा वो बैलेंस रहना चाहिए। अगर वो ट्रांसफर भी होगा तो वो वायर के जरिए ही ट्रांसफर होगा, लेकिन अगर अनबैलेंस्ड चार्ज कहीं पे मिल गया जो जंप करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास खतरा हो सकता है, ये जल जाने का खतरा होता है। इसीलिए हम लोग वायर को पहले कनेक्ट कर देते हैं, उसके बाद हुज जो होता है, पाइप का हुज जो होता है, जो नोजल होता है ना, उसको फिर इंसर्ट किया जाता है ताकि इसमें स्पार्क ना उठे। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हीकल्स कैरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल यूजुअली हैव मेटालिक रोप्स टचिंग द ग्राउंड। अरे ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आमतौर पे जो इनफ्लेमेबल मटेरियल्स होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा जलने का चांस होता है, अगर थोड़ी सी चिंगारी भी उठे तो ये जल सकते हैं। इनको हम लोग मेटालिक रोप्स टच क्यों रखते हैं ग्राउंड के साथ ड्यूरिंग मोशन, यानी मोशन के दौरान? तो बात यही है कि अगर हमने ग्राउंड के साथ टच करके रखा वायर को, तो क्या होता है, जो हमारे पास ट्रक्स होती हैं या इनफ्लेमेबल व्हीकल्स होती है जिनके जो कैरी करती हैं इनफ्लेमेबल मटेरियल, उसको क्या हो जाता है, जब हम उसको ग्राउंड के साथ टच करते रहते हैं, टच रखते हैं ना इन मेटालिक रोप्स को, उसके जरिए क्या होता है, जो चार्ज यहां पे डेवलप होगा वो सीधे ग्राउंड में चला जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। वरना अगर मान लीजिए कोई चार्ज वहां पे अनबैलेंस हो गया, ये मान लीजिए स्पार्क उठा, जिसकी वजह से ये इनफ्लेमेबल मटेरियल सारा जल सकता है। इसीलिए हम लोग इसको जो ये मेटालिक रोप्स होती हैं इनको टच करके रखते हैं, किसके साथ? ग्राउंड के साथ, जब मोशन में होता है। ये व्हीकल्स जो होती है मोशन में होती है। आई होप यहां तक आपको ये सारे क्वेश्चंस जो है अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। कल हम कुछ नए क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू टू अल्लाह ऑल ऑफ यू।